कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो सॉलिड स्टेट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जैसे जो हम लोग पढ़ते थे सॉलिड जो होता है वो क्या होता है। सॉलिड जो होता है एवरी सॉलिड हैविंग ए डिफरेंट वॉल्यूम शेप मास, ठीक है, जिसके पास डिफिनिट शेप हो, साइज हो और मास हो। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम हो और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो मिनिमम होता है। उसी का आप लोग सॉलिड कहते थे, ठीक है। अब देखिए सॉलिड में जो सो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो भी स्लो होता है, ठीक है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो स्लो होता है सॉलिड में, इन द केस ऑफ सॉलिड। ओके, ये सब आप लोग पढ़े हो गए बचपन क्लास में, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ा। ये पार्ट 2 है, ठीक है ना, जो सॉलिड स्टेट का। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे जो होता है एनसीईआरटी में जो दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, सॉलिड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक दिया गया सॉलिड का। सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो लिख रहा है इसमें कि जो सॉलिड होता है, एक्चुअली मैं सॉलिड को क्लासिफाई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड दो टाइप में क्लासिफाई किया गया सॉलिड को। एक होता है क्रिस्टलीन, एक होता है क्रिस्टलीन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। एक होता है क्रिस्टलीन और दूसरा कौन सा होता है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अब क्रिस्टलीन सॉलिड जो होता है, क्रिस्टलीन सॉलिड में 2-3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। एक आयनिक सॉलिड होता है, एक कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड कहिए, ठीक है। दूसरा मेटेलिक और चौथा जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो क्रिस्टलीन सॉलिड जो होता है वो 4 टाइप में बांटा गया रहता है, ठीक है। आगे हम बताएंगे क्रिस्टलीन होता क्या है, एमॉर्फस होता क्या है, ठीक है। देखिए क्रिस्टलीन सॉलिड जो होता है वो 4 टाइप में बांटा गया था। 4 टाइप में पहला हो जाएगा आयनिक सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे आयनिक सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड नहीं लिखता हूँ ऐसे ऑर्डरली बताता हूँ, ठीक है। ये पहला आयनिक सॉलिड हो जाएगा। दूसरा जो होता है वो आपका कोवेलेंट या फिर इसको नेटवर्क सॉलिड कहते हो, कोवेलेंट या फिर इसको नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। और तीसरा जो होता है आपको इसको कोवेलेंट और नेटवर्क क्यों कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग मेटेलिक सॉलिड कहते हैं, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। और जो चौथा जो होता है ना, चौथा जो होता है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या क्या आ जाएंगे और इसमें क्या क्या आ जाएंगे इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है ना फर्दर जाके 3 डिवाइड की इसका 3 वो क्लासिफिकेशन होता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो होता है वो 3 क्लासिफिकेशन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। पहला एक पोलर क्लासिफिकेशन, दूसरा जो होता है नॉन पोलर और तीसरा जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, दूसरा होता है पोलर, ठीक है। और जो तीसरा होता है, तीसरा जो होता है वो मॉलिक्यूलर या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर या फिर मॉलिक्यूलर या फिर H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड 3 हम H बॉन्ड लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड कहो, ठीक है। बात देखिए मॉलिक्यूल्स से अगर या हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन अगर मिलकर बनाया तो क्या H2 क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो गया है ना। तो उस यही सब सॉलिड होता है, ठीक है। अब देखिए अब तो हम लोग सॉलिड का बेसिक डिफिनेशन आपको नहीं लिखा है कि सॉलिड जो होता है वो डेफिनेट उसके पास मास होता है, शेप होता है, साइज होता है, क्योंकि ये सब आप बचपन क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए सॉलिड का डिफिनेशन आप लोगों को नहीं बताया। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एनसीईआरटी में आप क्रिस्टलीन सॉलिड्स जो होते हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड्स में क्या होते हैं कि ऐसे सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलीन सॉलिड मतलब ऐसा है। देखिए क्रिस्टलीन सॉलिड में जो होता है इसका जो अरेंजमेंट होता है, इसका जो अरेंजमेंट जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। जो इसका जो होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और इसका जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इसका मतलब ये कि मतलब इसका जो रिपीटेशन होता है बहुत लंबे समय तक जाता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप लोग को एक चीज बता देता हूँ। जैसे मान के चलो ये रिपीटेशन ऐसे ऐसे, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे ऐसे गया है, ठीक है। इसका मान चलिए जो होता है ये रिपीटेशन जो होता है ऐसे ऐसे, मतलब इधर ही बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा, इधर ही बहुत सारा, और ऐसे ऐसे भी देखिए। तो ऐसा रिपीटेशन होगा बहुत सारा दिख रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब यही हुआ, ठीक है। और इसका रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट एंड रिपीटेटिव, देखो रिपीटेटिव मतलब कि देखिए ऐसा के बाद ऐसा रिपीट हो रहा, फिर ऐसा रिपीट हो रहा, फिर ऐसा,
ये हो गया रिपीटेटिव। लॉन्ग रेंज ऑर्डर करने का मतलब ये जो होता है ये बहुत दूर तक जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या ऐसा सॉलिड को क्या कर दिया गया, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड कर दिया गया, ठीक है। अब लॉन्ग रेंज का क्या फायदा होता है इसके बारे में जानते हैं, ये क्यों इतना हार्ड होता है, क्यों इतना ब्रिटल एंड सॉफ्ट, ये सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बोल रहा है क्रिस्टल हैविंग अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टल जो होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका कहने का क्या मतलब है, जो क्रिस्टल होता है उसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट में मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एक होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट SHARP शार्प मेल्टिंग पॉइंट है ना, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा जो होता है वो डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, PT डॉट लिख दे रहा हूँ यानी पॉइंट को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। तो देखिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट और डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट होते क्या है, ठीक है। तो देखिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को कहें, जैसे मान चले 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री पे हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री के बाद जो होता है ना, कोई पानी जो होती है बर्फ के रूप में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और देखिए और मतलब एक इसका फिक्स पॉइंट है कि भाई 0 डिग्री, ठीक है, यानी इसका फिक्स होता है, ठीक है, इसका फिक्स पॉइंट ये होता है, ये पॉइंट जो होता है वो फिक्स पॉइंट होता है। लेकिन डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट, ये PT डॉट मतलब पॉइंट है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट इसका मतलब इसका एक रेंज होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो जो वाटर जो होता है मान चलो कोई भी अगर सोल्यूशन है वो 60 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में जो होता है बॉयल करने स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे जो रेंज ऑफ जो टेम्परेचर होते हैं ना, अगर कोई भी अगर रेंज ऑफ टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो वो किस चीज में आता है, वो डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेंज से हम लोग देखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये बहुत ही आसान चीज होता है, ये सब चीज बेसिक चीज जो आप लोगों को था वो बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या आता है, उसके बाद फिर आता है एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है, यानी एनआइसोट्रोपिक इन नेचर कहने का मतलब क्या है और आइसोट्रोपिक इन नेचर कहने का मतलब क्या है, देखिए। एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, इसका कहने का यही मतलब है कि अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे मान चलिए यहाँ पे अगर कुछ अगर यहाँ पे 1 मिनट मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझाने के लिए, ठीक है। देखिए मान के चलिए यहाँ पे अगर सोडियम है Na प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे Na प्लस है, फिर आगे जाके Cl माइनस होगा। इसी तरह ये तो मैंने आपको बताया कि रिपीटेशन अगेन एंड अगेन, ठीक है। यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा, फिर आगे जाके Na प्लस हो जाएगा, ठीक है। में देखिए तो अगर आप इसको अगर आप देखते हैं तो इसका देखिए अगर आप ऐसे अगर देखते हैं इसको, अगर ऐसे देखते तो देखिए यहाँ पे Na के बाद फिर Cl आ रहा है, फिर Na के बाद फिर Cl आ रहा है, फिर Na के बाद फिर Cl आएगा, ठीक है। तो ये रिपीटेशन अगेन एंड अगेन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो क्रिस्टल ऐसा जो होता है सॉलिड जो होता है जिसमें रिपीटेशन अगेन एंड अगेन होते हैं, देखिए रिपीटेशन अगेन एंड अगेन होने का फायदा क्या है, ये भी तो सोचिए इस भाई, इसमें फायदा क्या होता है, क्यों जो होता है ना सॉलिड में तो रिपीटेशन अगेन एंड अगेन होता है, और इसको एनिसोट्रोपिक सॉलिड ही क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिपीटेशन अगेन एंड अगेन होता है, क्योंकि अगर रिपीटेशन यहाँ पे अगर अगेन एंड अगेन होगा ना तो बाइंडिंग पार्टिकल जो होता है बहुत जोर से एक दूसरे को मतलब पकड़े रहेंगे, ठीक है। अगर वही अगर देखिए जैसे मान चलिए कोई संविधान को चलाने के लिए अलग एक ही टाइप के विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ सहमति नहीं जताना चाहिए, अलग अलग विचारधारा जो होती है ना सबका विचारधारा लेना चाहिए, तब जाके एक अच्छा संविधान बनता है, ठीक है। नहीं तो और उसमें संशोधन भी किया जाता है, ठीक है। तो देखिए उसी तरह इसमें भी जो क्या होता है, सॉलिड जो होती है, सॉलिड में Na है फिर Cl माइनस है, फिर Na है फिर Cl माइनस है, यानी प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन के चलते वो एक दूसरे को जोर से बाइंडिंग पार्टिकल जो होते हैं वो पकड़ के रखते हैं, ठीक है, जल्दी उसको छोड़ते नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जानबूझ के नहीं बनाया आप लोग को, मतलब अब उतना क्या बताइए, यही इसी तरह समझाना है आपको, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट समझ गए, डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट समझ गए क्या होता है,
बाकी ये तीनों टाइप समझ गए। नॉन पोलर सॉलिड क्या होता है, पोलर सॉलिड क्या होता है, मॉलिक्यूलर या फिर एक्स बॉन्ड सॉलिड क्या होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड कुछ भी, दोनों में से दोनों नाम ही है, ठीक है ना, दोनों कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है कोवलेंट की जगह पे ना होके नेटवर्क सॉलिड देख दिया हो। यहाँ पे आयनिक सॉलिड होता है, इसको मेटेलिक सॉलिड कहते हैं, इसको जो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखिए, आप लोग को मैं उतना ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डीप में जब मैं खुद में लिखवा दूंगा, ठीक है ना। और बस ये ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग अगर पढ़ते हैं इसके बारे में, तो एनिसोट्रॉपिक इन नेचर बता दिए, और इसका जो वैल्यू होता है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर अगर बहुत सारा चीज का वैल्यूज होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएंगे। अलग अलग डायरेक्शन कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे Na+Cl- आ गया, ठीक है। अगर आप ऐसे अगर जाते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl- और यहाँ पे केवल Cl- है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप देखिएगा इसका, तो अलग अलग फील्ड में इसका अलग अलग एंगल से अलग अलग डायरेक्शन आएगा और अलग अलग वैल्यू भी आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो द डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। मतलब उसी क्रिस्टल में, ठीक है, कोई अलग क्रिस्टल नहीं लेना है, उसी क्रिस्टल में अलग अलग वैल्यू और अलग अलग वैल्यू आएगा। कब आएगा, जब उसको अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करेंगे, ठीक। लेकिन ये हो गया एनिसोट्रॉपिक सॉलिड। आइसोट्रॉपिक सॉलिड में क्या होता है, आइसोट्रॉपिक सॉलिड वैसा टाइप का सॉलिड होता है जिसका जो वैल्यू होता है वो सारे डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप मेजर करिए वो सेम ही आता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अगर यहाँ पे केवल सोडियम क्रिस्टल अगर रहेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे केवल सोडियम क्रिस्टल रहे, ठीक है, यहाँ पे केवल अगर सोडियम क्रिस्टल रहे, ठीक है, Na+ क्रिस्टल, Na+ क्रिस्टल, Na+ क्रिस्टल, ठीक है, Na+ क्रिस्टल, यहाँ पे भी Na+ क्रिस्टल, यहाँ पे भी Na+ क्रिस्टल, ठीक है। देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाले को। देखिए और यहाँ पे अगर ऐसे देखिए, अगर एक दो लाइन ही बताया समझने के लिए, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे भी Na+, यहाँ पे भी Na+, सारे जगह पे अगर Na+++Na+ ही रहे, ठीक है, ये आइसोट्रॉपिक का बता रहा है, जो कि एमॉर्फस में आता है, ये एमॉर्फस में आता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसका वैल्यू जो होता है वो सेम ही आता है हर डायरेक्शन में, ठीक है। या तो आप वर्टिकली जाए या फिर आप हॉरिजॉन्टली जाए, ठीक है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, जिसका फिजिकल क्वांटिटी अगर आप देखिए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस सब का अगर आप मेजर करिएगा तो सबका अगर आप ऐसे देखते हैं तो इसका Na+, अगर आप ऐसे देखते हैं तो इसका भी ऐसे Na+, ठीक है। यानी सब जगह से इसका जो होता है Na+ ही दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि सबका वैल्यू जो होता है सेम आता है, अलग अलग डायरेक्शन से देखने पे भी ये वो चीज होता है, वो फिर एमॉर्फस होता है। और ऐसे टाइप ऑफ सॉलिड को क्या कहता है, आइसोट्रॉपिक की नेचर कहता है। वैसे सॉलिड जो होता है नेचर में किस तरह का होता है, आइसोट्रॉपिक की नेचर होता है, ठीक है। और हाँ, आइसोट्रॉपिक इन नेचर वाले जो सॉलिड होते हैं ना, ये कैसा शो करता है, ये डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, यानी ये रेंज वाला शो करता है, ठीक है, डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, और इसका भी रिपीटेशन होता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। बट और इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसलिए कहा गया, आपको मैं पहले बताया था कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों कहा गया, अब जान लीजिए शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों कहा गया, ठीक है। शॉर्ट मतलब ये नहीं कि छोटा है, इसका भी रिपीटेशन होता है लेकिन बहुत कम दूरी तक ही होता है, इसलिए इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहा गया, ठीक है। समझ में, रेंज मतलब तो जानते हैं ना, इतना से इतना, अगर मान चलिए इतना से इतना रेंज, हम लोग इसको इतना से इतना दूरी को क्या कह सकते हो, ठीक है, इतना से इतना दूरी को एक रेंज कह सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, ठीक है, एक रेंज कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए जो मान चलिए जो क्रिस्टलिन सॉलिड है उसका रेंज जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पेन के कैप्स के एंड से लेके इस पेन के जो होता है मार्कर के एंड तक जो होता है रिपीटेशन जो होता है वो सेम है, ये एक रेंज हो गया, ठीक है। लेकिन आइसोट्रॉपिक सॉलिड में क्या होता है, ये जो रेंज है ये यही इस मार्कर के बीचों बीच में आकर ही खत्म हो गया। रिपीटेशन मतलब यहाँ तक रिपीटेशन है, उसका फिर खत्म हो गया, उसका फिर यहाँ पे सिंगल होने लगा या फिर अलग अलग आने लगा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होता है डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है ना, और उसका जो होता है उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। बस यही खासियत है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही कम दूरी तक ही रिपीट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है क्या वो क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या वो रिपीट करता है लंबे दूरी तक, तो नहीं, ये छोटे दूरी तक ही रिपीट करता है, ठीक है। और ये जो होता है ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है।
बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया तो। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। चलिए अब थोड़ा मैं वो जो नीचे डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्रिस्टलिन एंड एमॉर्फस सॉलिड उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जो शार्प जो होता है वो जो होता है डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक और ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। और जो एमॉर्फस जो होता है वो इरेगुलर होता है। ये मैंने बता दिया है कि क्यों इरेगुलर होता है और क्यों इसका जो होता है ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ उतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप जानना चाहते हैं डिफरेंस तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या क्या डिफरेंस है, ज्यादा कुछ ज्यादा उतना डिफरेंस नहीं है। देखिए इरेगुलर शेप कहने का मतलब कि अगर आप ऐसे सॉलिड को, यानी आप क्रिस्टलिन सॉलिड को अगर आप काटिएगा, ठीक है, अगर आप उसको एक शार्प एज नाइफ से अगर आप काटिएगा, ठीक है, तो वो एकदम पूरा सीधा कटेगा, ठीक है, एकदम वो सीधा कटेगा, एकदम पूरा पनीर जैसा होता है ना, पनीर को काटते हैं तो एकदम पूरा सीधा चाकू से सीधा करते हैं तो सीधा कटता है, ठीक है। उसका जो शेप जो होता है वो रेगुलर होता है, ठीक है, वो इरेगुलर नहीं होता है। लेकिन एमॉर्फस में जो होता है, एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस में तो पहला बात की उसका बाइंडिंग पार्टिकल उतना अच्छा नहीं होता है। दूसरा ये तो हो गया, ठीक है। और दूसरा चीज अगर उसको काटिएगा ना तो उसका इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, जिसके चलते जो होता है ना, क्या अगर उसको आप काटिएगा तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल वैल्यू आएगा और अलग अलग शेप आएगा, क्यों, उसका इरेगुलरिटी के चलते, ठीक है। अगर आप हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें लिख रहा है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी वही है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। हैविंग अ सॉफ्टन ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बताया। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, बोला ना कि जैसे क्रिस्टलिन सॉलिड का मैंने बताया कि एक शार्प और क्रिस्टलिन, तो यहाँ पे मैंने बताया शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या और डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट होता है जो रेंज वाला होता है। यहाँ पे ग्रेजुअली सॉफ्टन एंड रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप लोग समझ गए कि डिफ्यूज मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, क्रिस्टलिन का, ठीक है, सॉरी एमॉर्फस का, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में बोला है, इसमें लिख रहा है कि अगर आप किसी शार्प एज टूल से अगर आप काटते हो तो अलग अलग स्प्लिट कर देता है दो भागों में, ठीक है, दो प्लेन में, ठीक है, और वो बहुत ही स्मूथ होता है। लेकिन अगर वही अगर आप एमॉर्फस को अगर काटते हो, एमॉर्फस सॉलिड को, तो वो क्या होता है, दे कट इनटू द पिक्सेल्स विद इरेगुलर सरफेस, उसका जो सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन बोला है, दे हैव ए डिफिनेट हीट एंड कैरेक्टरिस्टिक द हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन एमॉर्फस का जो होता है कोई हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। इसका देखो, इसका क्या कारण है, देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर हीट ऑफ फ्यूजन से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मान के चलिए आपका अगर यहाँ पे अगर H2O अगर यहाँ पे अगर मैं लिख देता सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, अब इसको हम कितना हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ हीट दे यानी डेल्टा H दें ताकि ये H2 जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। ये जो आया यहाँ पे, ये जो डेल्टा H जो है यहाँ पे इतना इसको टेम्परेचर दिया जाए ताकि ये जो सॉलिड वाटर है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाए। इसी को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसे को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आप लोग समझ में, हमें अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी मैंने इसलिए एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज स्टार्ट किया, ठीक है। और एनसीईआरटी का एक इंडेक्स क्वेश्चन भी होता है, वो भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे, ठीक है। और एक पॉइंट आपको समझाएंगे, अगर नहीं समझ में आए तो हमको कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें बताइएगा कि सर हमको इस टॉपिक में आप जो पढ़ाए वो हमको नहीं समझ, इसलिए मैं टॉपिक वाइज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली हम पूरा ओवरव्यू एकदम पूरा लेके नहीं चल रहे। अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं एक एक चीज लिखवा के पढ़ाऊँ तो वो भी मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए एनाइसोट्रॉपिक, ये जो होता है एनाइसोट्रॉपिक के नेचर होता है, कौन होता है, क्रिस्टलिन होता है। और जो होता है दूसरा होता है एमॉर्फस, एमॉर्फस जो होता है वो आइसोट्रॉपिक की नेचर होता है, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलिन सॉलिड जो होता है वो एनाइसोट्रॉपिक की नेचर ही क्यों होता है, ठीक है। ये भी आप सोचो एनाइसोट्रॉपिक की नेचर ही क्यों होता है ना। देखो एनाइसोट्रॉपिक की नेचर का कहने का मतलब कि उसके पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलिन सॉलिड के पास जो होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड के पास जो होता है एक जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अलग अलग वैल्यू देता है अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। इसी को उसको एनाइसोट्रॉपिक की नेचर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आइसोट्रॉपिक की नेचर किसको कहा जाता है,
वो होता है एमॉर्फस, ठीक है, क्योंकि उसका सारा वैल्यू जितने भी सारा वैल्यू आते हैं ना, वो अगर आप किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ वो सेम ही आता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इसके एक का होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक का होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आप लोग एनसीईआरटी का किताब निकाल के बैठिए, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर मैंने बताया कि जिसका रिपीटेशन अगेन एंड अगेन होता है और लंबे समय तक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनिसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं, और उसको क्रिस्टलिन सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टलिन सॉलिड क्या होता है, एनिसोट्रोपिक इन नेचर होता है, और एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है आपका इंडेक्स क्वेश्चन, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चन में आप लोग को अगर बोलिएगा तो मैं क्रिस्टलिन और एमॉर्फस का आप लोग को डिफिनेशन भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इंडेक्स क्वेश्चन कर लिया जाए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कुछ बात भी करेंगे, ठीक है। मैं इसी साइड आप लोगों को क्रिस्टलिन और एमॉर्फस का डिफिनेशन लिखवा दूंगा, ठीक है। देखिए, और अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि मैंने जितना ही पढ़ाया है इसमें वो सब तो यहाँ पे लिखा ही गया है। केवल इसमें एक चीज मैंने अभी तक नहीं बताया कि एमॉर्फस जो होता है वो कहाँ से है। तो वो जो ग्रीक जो होती है, ये ग्रीक वर्ड से है जिसका नाम एमॉर्फस है, ठीक है। एमॉर्फस जिसका मतलब कोई फॉर्म नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। उसे उन्हें क्या कहते हैं, एमॉर्फस कहते हैं, ठीक है। और एमॉर्फस का मतलब ये होता है इरेगुलर, ठीक है। एमॉर्फस का होता है क्या मतलब, इरेगुलर शेप, यानी जिसका कोई फॉर्म ना हो, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमॉर्फस कहते हैं। और उसका मतलब क्या होता है, एमॉर्फस का ग्रीक वर्ड में एमॉर्फस का मतलब होता है जिसका कोई शेप ना हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग इरेगुलर उसका शेप आता है, ठीक है। अब समझ में आया इरेगुलर शेप क्यों होता है और उसका एमॉर्फस नाम क्यों पड़ा, है ना। अब ये तो साइंटिस्ट लोग बताएंगे कि कैसा सॉलिड को काटने पे, लेकिन इतना पता है, यहाँ पे एग्जांपल भी आपको दिए रहेंगे एनसीईआरटी में कि कौन सा ऐसा सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड का क्या एग्जांपल। और हाँ, एक चीज और छूट गया था, सूडो सॉलिड कहते हैं किसको कहते हैं, और सुपर कूल्ड लिक्विड किसको कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, एमॉर्फस जो सॉलिड होता है ना, एमॉर्फस सॉलिड, यहाँ पे जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है, इसी को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। सुपर कूल्ड लिक्विड, LIQ डॉट लिख देना, ठीक है। या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहिए, या फिर एक और है, या फिर इसको सूडो सॉलिड भी कहते हैं, सूडो सॉलिड, ठीक है। सूडो सॉलिड, और इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रू सॉलिड, और इसको कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड कहने का मतलब कि यह एक ऐसा सॉलिड है जो कि लिक्विड की तरह फ्लो करता है, बट इसका रेट इतना स्लो रहता है कि बहुत सारे वर्ष के बाद हम लोग को, जैसे 5-10 वर्ष लग जाते हैं इसको ऑब्जर्व करने में, ठीक है। जैसे इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है और सूडो सॉलिड यानी झूठा सॉलिड कहा जाता है ना। तो देखिए, एक इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, ये सब जितने भी सारे चीज, जैसे कांच का आप शीशा अपने घर पे बहुत पुराना, जो बड़ा बड़ा ड्रेसिंग टेबल जो होता है ना, हमारे घर पे भी है। तो अगर आपका 10 साल अगर पुराना ड्रेसिंग टेबल वैसे ही का वैसे स्थिति में अगर खड़ा है, तो आप देखिएगा ना, जो नीचे का जो पेंदी होता है ना, पेंदी मतलब समझ रहा हूँ, जो नीचे का ये जो होता है बेस जो होता है ना, वो देखोगे कि मोटा हो गया, और ऊपर का जो